नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लखपत बुटोला जी हैं। कांग्रेस में इन दिनों एक शिगुफा कहिए या फिर एक बहस चल पड़ी है कि आने वाले चुनाव के बाद किसी दलित को क्या मौका दिया जाएगा मुख्यमंत्री बनने का अगर पार्टी जीतती है तो और दूसरा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है और किस तरह से वो राज्य में चुनाव में जाएगी, इन सभी मुद्दों पर हम बुटोला जी से बात करेंगे। बुटोला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, पार्टी में क्या ऐसा कोई मंथन चल रहा है जिसमें पहले एक चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात आई और अब कहा जा रहा है कि किसी जो दलित को या पिछड़े को सीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा? देखिए, पार्टी हाईकमान ने तय किया है कि अभी जो संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वो आपने भी देखा है, उसके लिए हमने 11 कमेटियों का गठन कर दिया और उसमें सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। कांग्रेस ने पहली बार ऐसा किया है कि जब कमेटियों का गठन अक्सर चुनाव से 1 महीने पहले होता था, इसको 7-8 महीने पहले इसलिए किया गया है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और हाईकमान ने जो वर्तमान में आज तक का जो फैसला उसको संयुक्त नेतृत्व के चुनाव की बात कही है, पहली बात है। दूसरी बात आपने कही दलित मुख्यमंत्री की बात, जिस बात पे आपने कहा, माननीय हरीश रावत जी ने हरिद्वार के अंदर ये बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे जीते जी मैं चाहता हूँ कि कोई कांग्रेस का दलित मुख्यमंत्री बने। निश्चित रूप से कांग्रेस चाहती भी है और कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। जब 2003 में हमारी सरकार बनी तो हमने यशपाल आर्य जी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाने का काम किया और उसके बाद जब हमारी सरकार गई 2007 में तो यशपाल आर्य जी को हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। इस तरह से ऐसा नहीं कि हमने उनके लिए काम नहीं किया, कांग्रेस सबके लिए काम करती है। हाँ, उन्होंने कहा है कि आगे भविष्य में कांग्रेस इस पे बात करेगी, विचार करेगी। जी सर, आप चमोली से आते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वहाँ पर जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भंग करके जो बोर्ड बना, देवस्थानम बोर्ड, उसकी जो लड़ाई चल रही है, तो उसमें जो आप पहले अध्यक्ष रहे जिला पंचायत की, चूँकि जिला पंचायत का भी एक प्रतिनिधित्व होता था, तो उस लड़ाई में आप लोग अभी भी शामिल हैं? जी देखिए, देवस्थानम बोर्ड जो बनाया गया, मैं समझता हूँ कि सरकार ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया। हमारे जो सनातन धर्म की सनातन रीति रिवाजें थी, उनके जो प्रहरी होते थे, आप जानते कि अनादिकाल से चली आ रही प्रथा है, उस प्रथा को आपने एकदम से ऐसा छेड़ दिया कि वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित थे, हकूकधारी थे, उनको विश्वास में नहीं लिया गया और न उनसे मंथन करने के बाद ये काम किया गया। सरकार ने एक फैसला लिया और उसके बाद एक कानून पास कर दिया, जिसके अंदर अब देखिए आप कि हमारी सरकार इतनी निठल्ली और निकम्मी वर्तमान सरकार रही है कि जिसने एक 2020-21 में एक रावल को क्वारंटीन नहीं कर पाई और बद्रीनाथ के कपाट पहली बार ऐसे हुए जिस समय उचित तिथि, अपनी निश्चित तिथि पर नहीं खुल पाए। वर्तमान में आप देखोगे कि देवस्थानम बोर्ड की अव्यवस्थाओं की वजह से 4 धाम यात्रा चल नहीं पा रही और तमाम अभी 2 हफ्ते पहले यात्रा खुली है, लेकिन तमाम अव्यवस्थाएं उसके अंदर देखने को मिले। एक IAS आपने यहाँ बिठा दिया जिसको इस प्रदेश की सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिकी की स्थिति से कोई उसको रूबरू तो है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर उन लोगों ने जिन्होंने सनातन अनादिकाल से जो इस परंपरा को देवता कहें, जो इसको आगे बढ़ाने का काम करे, उनको भरोसे में लेना चाहता है और यदि इसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ती तो कर देना चाहता है। मैं समझता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत मानना भी कांग्रेस का मानना, क्योंकि कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध किया, घोर विरोध किया। मैं समझता हूँ कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसको ख़त्म करने का काम किया जाएगा। जी, सुनने में तो ये आ रहा है कि बुटोला जी या उनके साथी जो चमोली में विरोध कर रहे हैं या वो जो वहाँ पर जो हकूकधारी हैं, उनका नेतृत्व आप इसलिए कर रहे हैं या उनके साथ इसलिए खड़े नजर आते हैं क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है आने वाले दिनों में? देखिए, कांग्रेस कभी चुनाव की इस तरह से, कांग्रेस ने जो जन मुद्दे उठाए कभी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं उठाई। और कांग्रेस आप जानते हैं कि आंदोलनों की पार्टी रही, चाहे देश के आंदोलन से लेकर चाहे इस देश में संविधान की जो एक परंपरा आपको देखोगे, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था, डेमोक्रेटिक व्यवस्था इस देश के अंदर दी है, वो कांग्रेस की देन रही है। और आज आप देखोगे जितने भी चाहे संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, चाहे उसमें रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस सारी चीज़ें। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ सतीश जी, क्योंकि आप भी पहाड़ी अंचल से रहने वाले हैं, जिस स्कूल में आपके मम्मी पापा पढ़े होंगे भी कांग्रेस ने दी होगी, जिसमें आप पढ़े वो कांग्रेस दी होगी। और आज जैसे जितने CSC और PSC सेंटर भी जो खुली वो कांग्रेस ने खोली, भाजपा ये तो बताया उन्होंने किया क्या है। और यदि आज हम किसी चीज़ का विरोध करें, यानी किसी
सरकारी संस्थान का निजीकरण करने का विरोध हम कर रहे हैं, या जिस तरह से आप देखोगे हमारे सांस्कृतिक धरोहरों पर कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, हम उसको विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं करें राजनीतिक विरोध है, ये वास्तव में ये हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को पतन की ओर ले जाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस इसलिए उसकी रक्षा के लिए खड़ी है, उसके लिए कांग्रेस के एक ही कार्यकर्ता उनके समर्थन में खड़े हैं। जी जी। तो आप ये चाहते हैं कि जो पुरानी मंदिर समिति हो वो फिर से रिज्यूम हो जाए, फिर से उसे बहाल कर दिया जाए? मेरा ये मानना है कि आपने देखा होगा कि कई जगह बोर्ड और ट्रस्ट बने हुए हैं, लेकिन पहली बार उत्तराखंड के अंदर ऐसा हुआ कि 51 मंदिरों को एक साथ एक ही बोर्ड के अंदर लेने का काम किया गया, जो ऐसा कहीं नहीं हुआ है। तो आपकी आपत्ति 51 मंदिरों को एक साथ लेने की है या मैं आपसे थोड़ी पूरी बात बोर्ड बनाने की? मैं बता, मेरा ये कहना का है कि आप कहते हैं कि हमने एक बोर्ड बनाया है। मेरा ये है कि आज तक देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनके संचालन के लिए जितने भी बोर्ड बने हैं वो स्वायत्त हैं, लेकिन यहाँ पे 51 मंदिरों को लेकर के एक बोर्ड बना, और उन 51 मंदिरों के भी छोटे छोटे मंदिर हैं, यानी कि इसमें लगभग 150 मंदिर आने का काम कर, तो जो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे, और उसका परिणाम आप इस समय भी देख सकते हैं कि जो इस समय चारधाम यात्रा है कितनी अव्यवस्थित है। पिछली बार भी कितनी अव्यवस्थित रही। देवस्थानम बोर्ड इतना अच्छा है तो वो आज भी चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे। इसमें किसी से छुपी हुई बात तो नहीं कि कांग्रेस, ये तो नहीं कि कांग्रेस सरकार को व्यवस्था करने से मना कर, वो लोग यात्रा पहले से होती थी, तिथि निर्धारित होती थी, और सरकार और स्थानीय लोग मिलकर के उसकी व्यवस्था को कुछ महीने पहले से करते थे। लेकिन उनको जो रजिस्ट्रेशन का देख रहे हैं और अपने घर में बैठे बम्बई दिल्ली में बैठे हुए हैं, और जो लोग वहाँ तक पहुँच गए, बद्रीनाथ केदारनाथ तक पहुँच गए, उनको दर्शन नहीं हो पा रहे। तो ये जो अव्यवस्था है उसको कौन दुरुस्त करेगा? तो ये जो बोर्ड ने जो एक अपने आप में ना फैसला कर पाया, ना बोर्ड यात्रियों की संख्या बढ़ा पा रहा है, ना रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ा पा रहा, ना उनकी व्यवस्थाएं कर पा, जो लोग जा रहे हैं ना उनकी समस्याओं का निदान कर पा। तो ये बोर्ड समस्या देने के लिए बना कि निदान के लिए बना, ये सोचने वाली बात है। तो आप ये चाहते हैं कि बोर्ड थोड़ा सा संख्या बढ़ाए, जितने कम संख्या में लोग जा रहे हैं, और ये व्यवस्था जो आपके हिसाब से है वो अभी कमज़ोर है? मेरा व्यक्तिगत मानना, एक स्थानीय नागरिक के रूप में यदि आप मुझसे पूछना चाहते तो मेरा ये मानना है कि बोर्ड को ख़त्म हो जाना चाहिए, और जो पुरानी व्यवस्थाएं उनको सुचारू रूप से उनको सुदृढ़ करके, और यदि सरकार या हमारे प्रतिनिधियों को भी कोई फैसला लेना है तो उन लोगों को जो वहाँ के स्थानीय पंडित हैं, स्थानीय हक हकूकधारी हैं, स्थानीय पुजारी हैं और स्थानीय लोग हैं जो ये व्यवस्थाएं सारी व्यवस्थाएं करते थे, उनको विश्वास में लेकर के उनको बैठ करके यदि कोई बोर्ड का गठन भी करना तो उनको भरोसे में लेकर उन लोगों की भागीदारी लेकर के उसमें आपको वो बोर्ड बनाना चाहिए ताकि वो सुविधा दे पाएगी, असुविधाओं के नहीं। अब आप बताया कि आपने टेम्पल कमेटी में अंबानी जी के लड़के को मेंबर बना दिया, तो अंबानी जी उससे अच्छा तो बद्रीनाथ केदारनाथ किसी व्यक्ति को यदि आप टेम्पल कमेटी का अंबानी जी की बेटी को अगर बनाया तो वो तो नागरिक तो है, वो निश्चित रूप से नागरिक है। लेकिन ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि बोर्ड के संचालन में अंबानी जी के लड़के का क्या योगदान होगा, ये सवाल होगा ना। वो तो केवल आप कॉरम पूरा करने के लिए बनाते, 100 पीस के लिए बनाते तो अच्छी बात है, लेकिन ये जिस बोर्ड के मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू करें, उन मीटिंगों में जाए, वहाँ क्या दिक्कतें उनका निदान करें, यदि उस बोर्ड के मीटिंग में आपने आना नहीं, उसका निदान नहीं करना है तो ये तो सवाल पूछा जाएगा ना कि आपने किस लिए। यदि आपको कोई डेजिग्नेशन दिया जाता और उसके साथ आप 0% न्याय करते हैं तो पूछा तो जाएगा आपको किस लिए बनाएंगे, ये सवाल तो उठेगा। और यदि अरबपतियों के लड़कों को बोर्ड में मेंबर बनना है, जो लोग इस हक हकूकदारी से लेकर और जो तमाम उसमें स्थानीय लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, और आपको जान के ताजुब होगा कि लोग टिहरी से पैदल गाड़ू घड़ा लेके जाते हैं और कई दिन की पैदल यात्रा होती है, और उसका तेल कलश लेके चले जाते हैं, जो लोग नंगे पाँव जाते हैं, वो मेहनत करते हैं, कई जगहों पे रुकते हैं, उन लोगों को तो कम से कम उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन बुटोला जी एक चीज़ और है, सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है, और डेमोक्रेसी का नियम भी है कि सुधार की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। पुरानी परंपराओं में कुछ नई परंपराएं जुड़ती जाती हैं। अगर देवस्थानम बोर्ड का अगर कोई कदम ऐसा है, उसको सरकार ने भी विचार उस वक्त तो किया ही होगा कि सुधार की प्रक्रिया का ये हिस्सा हो। मैं सतीश जी आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखना हूँ कि सरकार की सोच और मंशा में
ये नहीं कहता हूँ कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई गलत सोच के लिया हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ये फैसला लिया गया उसमें ये मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी की व्यवस्था ये भी कहती है कि जिन लोगों के लिए लिया जा रहा है उनका सहभागिता हो, उनका प्रतिनिधित्व हो, उनको पूछा जाए, उनके विचार विमर्श के बाद कोई फैसला उनके हक में लिया जाए। लेकिन यदि आप उनको पूछते नहीं, उनकी सहभागिता नहीं लेते तो किस की डेमोक्रेसी, किसके लिए फैसला है? अब जिनके लिए फैसला लिया गया वही लोग यदि नाराज़ हैं, वहीं लोग उसके विरोध की बात कर रहे हैं। अब आप, मैं एक उदाहरण इसी को लेके कृषि कानून की बात कहता हूँ। अब कृषि कानून में सरकार कहती है कि किसानों के हित में, किसान कहते हैं कि किसान तो एक ही चीज़ मांग रहे कि एमएसपी लागू की। यदि आप कोई चीज़ लेते हैं, आप एमआरपी पे किसी चीज़ को खरीदते हैं, किसानों को एमएसपी देने में कोई दिक्कत तो है नहीं मुझे लगता, लेकिन वो किसान कह रहे हैं हमारे हित में फैसला नहीं, सरकार कह रहे उनके हित में। तो इसी तरह का देवस्थानम बोर्ड की मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि सरकार कह रही कि अच्छा है, और वहाँ के लोग, जिन लोगों के लिए लिया गया है या मैं जिसकी बेहतरी के लिया गया है, उसके नतीजे भी पिछले 2 बार आपने देख लिया। 2 बार उसके बाद यात्रा हो गई है, दोनों बार यात्रा की कुव्यवस्था जो कुप्रबंधन जो देवस्थानम बोर्ड ने किया है वो भी सबके सामने। तो इसको कैसे हम अच्छा मान सकते हैं? जी। थैंक यू बुटोला जी, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।